Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the chapter number 8 of history and about the long answers of 6th and 7th chapter I will send you in the evening and the tomorrow morning. So let's start the chapter number 8, education in opinion of the British. एजुकेशन जो थी ब्रिटिश टाइम पीरियड में कैसी रही हमारे इंडिया की एजुकेशन, उसमें एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस आए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, देखिए, ओरिएंटलिस्ट के बारे में, एंग्लिसिस्ट के बारे में, यानी कि एंग्लिसिस्ट यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में, और पहले से जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में कि उनके विचार क्या थे एजुकेशन के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इंग्लिश एजुकेशन में क्या रोल रहा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स, इंडियन रिफॉर्मर्स का क्या रोल रहा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन में। एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन फॉर द कॉमर्स, वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच जो है यानी कॉमर्स यानी व्यापार वगैरह के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए वुड डिस्पैच जो स्टार्ट हुआ वो क्या था। नेक्स्ट केस स्टडी ऑफ बड़ौदा और अलीगढ़ की केस स्टडी, और वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और इंडिया के जो इनिशिएटिव्स थे एजुकेशन के लिए वो क्या थे, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वॉज एन इवेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। मॉडर्न एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो एक इवेंट था ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। हिस्टोरिकल, बहुत ही मॉडर्न एजुकेशन के अंदर जब मॉडर्न एजुकेशन यहाँ आई तो बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का टाइम था ये। इट वॉज डेफिनेटली अ प्रोग्रेसिव एक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश रूल का वास्तव में ही एक प्रोग्रेसिव एक्ट था, यानी सफलतापूर्वक एक कार्य उन्होंने किया एट द बिगिनिंग ऑफ दियर रूल इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए थे तो एजुकेशन भी जो उन्होंने यहाँ पर दी वो एजुकेशन भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही दी। ब्रिटिश वर अनफेमिलियर विद द हिंदूज एंड मुस्लिम्स लॉज। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश का रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश जो थे वो अनफेमिलियर थे हिंदूज़ और मुस्लिम लॉज से, एंड कस्टम्स दैट वर इन यूज़ इन इंडिया, और जो कस्टम्स इंडिया में यूज़ होते थे उनसे भी वो बिल्कुल खुश नहीं थे। ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्विस्ट, इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो ना केवल टेरिटोरियल कॉन्क्विस्ट यानी कि हर जगह पर अपना अधिकार चाहते थे, कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़, और रेवेन्यूज़ यानी जो भी इनकम है उन पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि वो कल्चरल मिशन यानी कि पूरे कल्चर पर भी अपने आप का जो कह सकते हैं हम डोमिनेशन चाहते थे, यानी फुली डोमिनेटेड इंडिया उन्हें चाहिए था, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो एरिया कल्चर का हो, चाहे वो एरिया रेवेन्यू का हो, और चाहे वो एरिया टेरिटोरियल कॉन्क्विस्ट का हो। दे हैड टू एजुकेट पीपल, इसके लिए उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, सिविलाइज द नेटिव्स, और वहाँ के लोगों को सिविलाइज किया अपने तरीके से, चेंज दियर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, और उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाजों को, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। मैनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया स्टडीड दियर लॉज एंड कस्टम्स अंडर लर्नड स्कॉलर्स। बहुत सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे इंडिया में, उन्होंने बहुत सारे लॉज और कस्टम्स जो थे लर्नड स्कॉलर के अंडर में उन्हें स्टडी किया। दे रीड मैनी टेक्स्ट ऑन इंडियन लॉज, बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े उन्होंने इंडियन लॉज के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, तो यानी इन्होंने पहले बहुत अच्छे से एनालिसिस किया इंडियन एजुकेशन का, फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, सब कुछ उन्होंने पढ़ा। दियर एम वॉज टू बिकम बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, उनका जो एम था वो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनना था। एस्टैब्लिश क्लोज़र रिलेशन विद द इंडियंस, और वो इंडिया के लोगों से क्लोज़र रिलेशन यानी नज़दीकी रिलेशंस रखना चाहते थे। तो ये यानी ब्रिटिशर्स की एक हम ये कह सकते हैं कि सोची समझी एक टेक्निक थी कि वो इंडिया के अब एजुकेशन के माध्यम से वो इंडिया के लोगों के बहुत पास आना चाहते थे। वो कहते हैं कि बिल्कुल पास आकर के बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप बना करके, ये उनका एम था बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनना। अब हम ये देखिए कि ओल्ड टाइम जो था हमारा, वहाँ पर एजुकेशन इस तरीके से दी जाती थी, यानी कि एक गुरुजी होते थे और बच्चे जो होते थे उनसे
हर तरीके का काम, जैसे कि उनको काम करना, यज्ञ करना, जानवरों को कैसे खिलाया पिलाया जाता है ये देखिए, तो हर तरीके का काम यानी सेल्फ डिपेंड होना ये भी उन्हें सिखाया जाता था। तो ये हमारी ओल्डन टाइम की एजुकेशन थी। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, कि ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा और क्या किया, एंड हाउ सम ऑफ आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years नाउ वी टेक फॉर ग्रांटेड, एंड हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश आइडियाज एंड ओपिनियंस, हाउ दे डेवलप their own view about how Indians were to be educated। किस तरीके से यानी उन्होंने क्या सोचा, कौन कौन से उन्होंने आइडियाज़, एजुकेशन के जो आइडियाज़ थे उनको इवॉल्व किया लास्ट 200 years में। नाउ वी टेक फॉर ग्रांटेड एंड हाउ इंडियंस, और इंडियंस ने ब्रिटिश आइडियाज़ का किस तरीके से, ब्रिटिश आइडियाज़ पर रिएक्शन किस तरीके से दिया, हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यू अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कैसे उन्होंने अपने खुद के व्यूज़ डेवलप किए और कैसे इंडियंस जो थे वो एजुकेटेड हुए। अब हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया पर इफ़ेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओरिएंटलिस्ट क्या है। देखिए ओरिएंटलिस्ट वो थे जो कि कल्चर को जानते थे, कल्चर की नॉलेज रखते थे। So let's see in the topic. The British scholars were divided into two groups. British scholars जो थे यानी ब्रिटिश जो शिष्य थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग विचारों वाले, जिसमें ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वर दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ओरिएंटलिस्ट वो थे जिन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी लैंग्वेज की और कल्चर की, एशिया के लैंग्वेज और एशिया की कल्चर की काफ़ी अच्छी नॉलेज उनको थी। दे वॉन्टेड टीचिंग ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन टेक्स्ट। वो टीचिंग ऑफ संस्कृत पढ़ाना भी जानते थे और चाहते थे, और पर्शियन टेक्स्ट ऑफ एट स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस में वो पर्शियन लैंग्वेज ये भी पढ़ा सकते थे। तो ये थे ओरिएंटलिस्ट, यानी कि जो एशिया की लैंग्वेज और कल्चर को जानते थे और संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते थे। स्कॉलर्स, कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जैसे लाइक विलियम जॉन्स एंड हेनरी थॉमस। विलियम जॉन्स एंड हेनरी थॉमस जो स्कॉलर्स थे। कॉलेब्रोक हु हैड स्टडीड संस्कृत, इन्होंने हेनरी थॉमस कॉलेब्रोक इन्होंने, तो विलियम जॉन्स और कॉलेब्रोक इन्होंने स्टडी की थी संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट की। शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, और इन्होंने पूरे तरीके से सम्मान दिया, पूरी रिस्पेक्ट दी, गहरे सम्मान की भावना थी इनके मन में पुराने कल्चर और पुराने रीति रिवाजों की, चाहे वो वेस्ट के हों चाहे वो ईस्ट यानी इंडिया के हों। ईस्ट या वेस्ट दोनों के लिए ही इनके मन में सम्मान की भावनाएं थीं। इन देयर ओपिनियन दोस टेक्स्ट कुड, उनके ओपिनियन में जो टेक्स्ट, इन देयर ओपिनियन दोज टेक्स्ट कुड रिवील एंड रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द नेटिव इंडियंस। उनके ओपिनियन में जो टेक्स्ट रिवील हो सकते थे, रियल आइडियाज़ और लॉज जो थे नेटिव इंडियंस के लिए। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट, जोन्स जो थे वो लिंग्विस्ट थे, यानी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को उन्हें पढ़ना और लिखना आता था। He knew and studied several languages, Greek, Latin, French, English, and had picked Arabic from a friend and also learned Persian। तो देखिए कितनी सारी ये लिंग्विस्ट तो थे ही, जब इतनी सारी लैंग्वेजेस उनको आती होंगी। लिंग्विस्ट वो पर्सन होता है जिसे बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं बोलनी। तो देखिए ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक भी इन्होंने अपने एक फ्रेंड से सीखी और लर्न पर्शियन लैंग्वेज भी इन्होंने सीख ली। तो ये था इनके बारे में, ये थे विलियम जॉन्स जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डीप रिस्पेक्ट रखते थे इंडिया के लिए और वेस्ट कल्चर के लिए। तो इसीलिए इन्होंने, यानी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। सो ही लर्न सब लेटर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इन्होंने हर संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर की, पोइट्री, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, लॉज, फिलोसफी, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, मॉरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन्स
एंड द अदर साइंसेज, इन सभी के बारे में इन्होंने पढ़ा बिकॉज इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। लेटर ही वॉज एसोसिएटेड विद हेनरी कॉलब्रुक एंड, उसके बाद इन्होंने एसोसिएशन बनाई हेनरी कॉलब्रुक एंड नैथेनियल हैलहेड के साथ, और एक जनरल स्टार्ट किया जिसे कहा गया एशियाटिक रिसर्चेस। एक जनरल इन्होंने स्टार्ट किया जिसे एशियाटिक रिसर्चेस का नाम दिया गया। ब्रिटिश होप टू विन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स ओनली दैट कुड एलियन रूरल्स एक्सपेक्ट टू रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। ब्रिटिश ऐसी उम्मीद करते थे कि वो नेटिव्स ओनली, कि वो सिर्फ नेटिव्स का हर्ट यानी उनका दिल जीतें, देन कुड द एलियन रूरल्स एक्सपेक्टेड टू बी respected by their subjects with this object in a view of मदरसा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कि उनकी जो प्रजा है, एलियन रूलर्स वो ऐसा भी कर सकते थे कि उनकी जो प्रजा है वो उनका थोड़ा सा रेस्पेक्ट करे, और इस वजह से ही मदरसा को सेटअप किया गया कलकत्ता में 1781 में, जिससे कि अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉज की स्टडीज़ को प्रमोट किया जा सके। और बनारस में उन्होंने हिंदू कॉलेज, जो कि आज बनारस यूनिवर्सिटी कही जाती है, बनारस में 1791 में उन्होंने हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया। एनकरेज करने के लिए, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही इम्प्रेस करने के लिए, दोनों के ही विश्वास को जीतने के लिए इन्होंने डिफरेंट टाइम पर उनकी स्टडी को, उनकी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक जगह हिंदू यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर दिया, दूसरी जगह अरेबिक और पर्शियन इस्लामिक लॉज को। और इन्होंने ऐसा सोचा कि ये यूज़फुल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम देखें तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मैनी वर अगेंस्ट वर स्ट्रॉन्ग इन दियर क्रिटिसिज्म, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिसिज्म, ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे। इन 1800 गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम एज ए ट्रेनिंग सेंटर, इन कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, जो कि कंपनी सर्वेंट यानी कंपनी के सर्वेंट को किस तरीके से एम्प्लॉय करना है उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती थी। द आइडिया बिहाइंड द कॉलेज वर परसीव्ड नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर एज अ बेसिस फॉर साउंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आइडिया जो था बिहाइंड द कॉलेज को खोलने के पीछे, कॉलेज को एस्टेब्लिश करने के पीछे जो आइडिया था वो क्या था कि जिससे हम इंडियन कल्चर को समझ पाएँ और उन्हें साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस दे पाएँ। इन द वर्ड्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कहा, टू रूल इफ़ेक्टिवली वन मस्ट लव इंडिया। इफ़ेक्टिवली रूल करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के ये शब्द थे कि अगर हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रूल करना है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रूल करना है, तो हमें इंडिया को लव करना चाहिए, यानी हमें इंडिया से प्रेम करना होगा। और इंडिया को लव करने के लिए वन मस्ट कम्युनिकेट विद हर पीपल, उसके लोगों से हमें बातचीत करनी होगी, यानी उसके लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा। टू कम्युनिकेट विद हर पीपल, और कम्युनिकेट करने के लिए वन मस्ट एक्वायर हर लैंग्वेजेस, तो हमें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर हमें लैंग्वेजेस ही नहीं आती होंगी देन हाउ कैन वी डू कम्युनिकेशन, तो हम कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे। और अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो हम इंडिया को लव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर इफ़ेक्टिवली रूल नहीं कर पाएंगे। कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम का जो कॉलेज था बिकम द इफ़ेक्टिव व्हीकल ऑफ ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म इन इंडिया। फोर्ट विलियम का जो कॉलेज था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव व्हीकल बना ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म के लिए इंडिया में फॉर द नेक्स्ट 2.5 डिकेड्स। नेक्स्ट 2 यानी कम से कम 20-30 साल के लिए इंडिया का जो दबदबा था, या इंडिया की जो ब्रिटिशर्स का जो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे प्रॉपरली बना हुआ था। और यही क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स, चाहते थे अंडर द ऑक्सपीशियस ऑफ द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम के कॉलेज के अंडर में एन एलैबोरेट एंड एक्सपेंसिव प्रोग्राम ऑफ लिटरेसी पैट्रोनेज, एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम लिटरेसी का पैट्रोनेज यानी उनके संरक्षण में और रिसर्च का ये रखा गया।
फैकल्टीज़ को ट्रेन किया गया, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस वाज इनिशिएटेड, और लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को स्टार्टिंग में रखा गया। एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश, और एक काफ़ी अच्छी जो लाइब्रेरी है उसको इस्टेब्लिश किया गया। एंड बुक्स वर पब्लिश्ड इन बंगाली एंड मराठी, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, और हर लैंग्वेज में, बंगाली, मराठी, उर्दू, पर्शियन, हिंदी, संस्कृत, इवन संस्कृत भी वहाँ पर अवेलेबल थी, इन सभी में डिफरेंट टाइप की बुक्स को पब्लिश किया गया। द कॉलेज हायर्ड न्यूमरस ट्रेडिशनल पर्शियन, कॉलेज ने बहुत सारे पर्शियन और संस्कृत स्कॉलर को हायर किया यूरोपियन एकेडमिक्स के साथ। ओवर 100 संस्कृत टेक्स्ट अलोन वर ट्रांसलेटेड, और बहुत सारे 100, कम से कम 100 के आसपास संस्कृत टेक्स्ट जो थे उनको ट्रांसलेटेड किया गया और कॉलेज ने उन्हें पब्लिश किया। इन द इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म ऑन बंगाल, ये था ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म का इफेक्ट बंगाल पर, वर रिवॉल्यूशनरी, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी था। कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, फोर्ट विलियम का जो कॉलेज था वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था इस काइंड का टू एम्प्लॉय द टूल्स ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव फिलॉजी, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑन अ वास्ट स्केल, कंजक्शन विद ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए ये काफ़ी, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था ये ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एंग्लिसिस्ट, बिकॉज आज हमने ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंग्लिसिस्ट के बारे में। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।